जब आँखों में अरमान लिया, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग, अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग। खुशियों में तो सब होते हैं संग। दोस्तों, आज की क्लास की ओर बढ़ने से पहले हम बात करेंगे। आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे करंट अफेयर की क्लास। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है आज की करंट अफेयर क्लास। कल की तरह ही आज भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो उन सारे क्वेश्चनों का सेलेक्ट किए हैं जो एग्जाम के पढ़ने से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बात उसके अलावा हम बात करें स्टैटिक जीके को भी शामिल किए हैं। उन सारे स्टैटिक जीके पोर्शन यानी कि स्टैटिक जीके के उन सारे क्वेश्चनों को शामिल करते हैं जो एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना रहते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, आज की मोटिवेशन लाइन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और बापू से हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। अब वही बात करते हैं, इस क्लास का पीडीएफ आपको टेंशन नहीं लेना है। पीडीएफ हम ऑलरेडी पूरे 1 वीक का पीडीएफ जो है संडे को, प्रत्येक संडे को जो है टेलीग्राम में शेयर किया जाता है। जिस तरह हम क्लास कराते हैं डिजिटल फॉर्म में, उसी तरह हम क्लास को भी, जिस तरह मोटिवेशन के लाइन के साथ हम क्लास करते हैं, ठीक उसी फॉर्मेट में टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसके अलावा और कई सारी जानकारी वहाँ पे शेयर की जाती है। वही बात करते हैं और शॉर्ट फॉर्म में जो है कुछ स्टैटिक जीके और करंट का पोर्शन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, वो भी शॉर्ट फॉर्म में चैनल पे अपलोड किया जाता है। जरूर जाके देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं होते हैं एग्जाम के ऊपर से। अब बात करते हैं आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन की। तो अहिंसा मानवता के लिए सबसे बड़ी ताकत है। अहिंसा मानवता के लिए सबसे बड़ी ताकत है। यह आदमी द्वारा तैयार विनाश के सबसे ताकतवर हथियार से भी अधिक शक्तिशाली है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ये बापू के द्वारा कही गई है। बापू का जन्म की बात करें 2 अक्टूबर की बात करें तो 1869 ईस्वी में किया गया था। और बापू की हम बात करें तो 1893 ईस्वी में साउथ अफ्रीका गए थे और 21 साल वहाँ रहे थे। आपको याद है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कितने वर्ष रहे थे। अब वही बात करते हैं 1915 में जो है 9 जनवरी को जब बापू लौटे, तो उसी समय जो है उस लौटने की खुशी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखने हैं। और बात करते हैं, इसकी पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी है, आपको याद रखना है। और गांधी जी से यानी कि बापू से जो है 6 महीने बड़े थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बापू की और कई सारी कहानियां हैं, रोचक कहानियां जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ जो है बापू की जो है पुस्तक है, ये आपको याद रखने हैं। हरिजन है पत्रिका, ये भी आपको याद रखने हैं। ये सारी कई सारे जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर इसका इम्पोर्टेंट है 1917 का जो चंपारण आंदोलन काफ़ी फेमस है, पहली बार भारत में चलाया गया था, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। असहयोग आंदोलन और दांडी मार्च की बात करें तो ये 1930 ईस्वी में चलाया गया था, ये आपको याद रखना है। 12 मार्च 1930 में स्टार्ट किया गया था और 6 अप्रैल तक चला था, ये आपको याद रखना है। 6 अप्रैल तक चला था। ये भी पूछ ले जाते हैं कभी कभी, ये कितने दिन तक चला था दांडी मार्च, ये आपको जोड़ लेने हैं। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो हम आज की क्लास की क्वेश्चंस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम सबसे पहले बात करेंगे उन मतलब कायर दोस्त की, जिस दोस्त की हमने यानी कि भारत की तरह मदद किया गया था, वो जो दोस्त है गद्दार निकले। भारत चाहते थे कि इसका जो है ये बदल जाएंगे इसका मदद करने के बाद। तुर्की की हम बात करें तुर्की की, तो काफ़ी ये कह सकते हैं एक दोगले किस्म का इंसान है जो कि भारत की दोस्ती करने के लायक, भारत से दोस्ती के लायक नहीं है, यानी कि नालायक दोस्त कह सकते हैं। तो हमने जो इसको क्या किया था, भारत के द्वारा जो है ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त की बात करें तो तुर्की और सीरिया में जो काफ़ी जो है ये भूकंप आया था, काफ़ी खतरनाक था और भारत के द्वारा ये चलाया गया था। देख सकते हैं इसका जो है तुर्की ये कैसी दोस्ती, मदद भारत से और पक्ष पाकिस्तान का। एर्दोगन ने एनजीए में फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा। ये देख सकते हैं कश्मीर का मुद्दा काफ़ी बार उठाते हैं, भारत से मदद करते हैं और पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। नल्ला बेटे का, ये आपको याद देख सकते हैं, यह कह सकते हैं दोस्ती के लायक नहीं है, मतलब ये बहुत ही दोगले किस्म का इंसान इसे कह सकते हैं। तो मदद भारत से करता है, लेता है और
जो है दोस्ती करता है, यानी कि इसका जो है दोस्त पक्ष रखता है पाकिस्तान का, ये आपको याद रखना है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के दोस्त चलाया था। और वहीं बात करते हैं यूक्रेन में जो भूकंप आया था यूक्रेन में, तो भारत ने चलाया था ऑपरेशन गंगा चलाया था, ये आपको याद रखना है। और सूडान में आया था ऑपरेशन कावेरी चलाया था सूडान में, आपको याद रखना है। और अफगानिस्तान में ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ये सारे महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशन आई यानी कि 5I की बात करें तो यहाँ पे हम जूम कर लेते हैं इसको, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है ऑपरेशन 5I की। क्या है 5I अलायंस? 5I अलायंस की बात करें तो आई है 5 आँख है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका कहा गया है 5 देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने का एक समझौता है। यानी कि 5 अलायंस की अगर हम बात करें तो क्या है 5 देशों के बीच जो है खुफिया जानकारी साझा करने का ये अलायंस यानी कि समझौता किया गया है। ये 5 देश कौन कौन से हैं? तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। ये पांचों देशों की भाषा जो है क्या है? अंग्रेजी है, आपको याद रखने हैं। और ये पांचों देश मिलकर जो है 5I अलायंस बनाया गया है। तो आपको पूछ सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है 5 अलायंस में कौन कौन से देश शामिल है? तो अमेरिका है, अमेरिका का पड़ोसी कनाडा है, या आपको याद रखते हैं। ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के नीचे में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, इसके नीचे में ऑस्ट्रेलिया के नीचे में न्यूजीलैंड है, आपको दे सकते हैं। अमेरिका का पड़ोसी कनाडा है, इसे भी याद रख सकते हैं। एक ब्रिटेन है, तो आप याद रख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन, 5 देश है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो हम बात करेंगे दोस्तों पेपर में कुछ पेपर कटिंग की बात करें तो काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण सवाल दिया गया है। 7 दशक में दिल्ली में सिर्फ 7 महिला सांसद चुनी गई, यानी 7 दशक के बाद, यानी 7 दशक में, यानी कि 70 साल में हम बात करें तो दिल्ली में सिर्फ 7 दशक में सिर्फ मतलब बात करते हैं 7 दशक में दिल्ली में सिर्फ 7 महिला सदस्य चुनी गई है, ये आपको याद रखना है। देश में मतदाताओं की संख्या की बात करें 43.78 करोड़ है, जो कि 48% है, आपको याद रखना है। देश में महिला की बात करें, फीमेल मतदाता की बात करें तो वोटर की बात करें तो कितना है? 48 पॉइंट है। कुल देश का जो है 48% महिला वोटर है, जो कि 43 पॉइंट हम बात करें 43.78 करोड़ जो है महिला वोटर है, आपको याद रख सकते हैं। अब वही बात कर रहे थे हम महिला बिल के हाल ही में आया गया, बहुत ही अच्छी मतलब कि पहल है सरकार के द्वारा लाया गया है बिल जो है महिला बिल की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। और समय के अनुसार से, समय के मांग के अनुसार से होना चाहिए 33% महिला, ये आपको याद रखने काफ़ी अच्छा कदम है सरकार के द्वारा। वही बात करें पंचायती राज की हम बात करें तो पंचायती राज में हम देख सकते हैं पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी, अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल की बात करें 243 डी के तहत, 243 डी के तहत हम बात कर लेते हैं पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। 243 डी में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। चुनाव से भरी जाने वाली सीटें कुल संख्या का, यहाँ पे देख सकते हैं कुल संख्या, और पंचायतों में अध्यक्ष पदों की संख्या महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 होना चाहिए। 1/3 आरक्षण है, ये आपको याद रखना है। और 21 राज्यों में, 21 राज्य यानी कि स्टेट में हम बात करें तो 21 स्टेट ने अपने अपने राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में 50% यानी 50% महिलाओं के लिए आरक्षण किया है सीटें, आपको याद रखने हैं। आरक्षण का प्रावधान किया गया 21 राज्य में 50% महिलाओं का। सबसे पहले 50% महिला सीट का आरक्षण जो है अपने बिहार के द्वारा किया गया था, आपको याद रखने हैं। बिहार एकमात्र राज्य है भारत का जो कि पहले महिला आरक्षण 50% किया था, वो भी 2006 से लागू हुआ था, आपको याद रखने। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों कौन कौन से राज्य है जो कि 50% महिला आरक्षण है, तो आंध्र प्रदेश है, असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। यहाँ पे देख सकते हैं हम जूम करती हैं, अगर दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा फट रहा है तो यहाँ पे आसानी से आप देख सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं हम, अब बात करते हैं 40 देशों में, अगर देश की हम बात करें तो जो 40 देशों में महिलाओं के लिए कोटा, 40 देशों में बात करते हैं महिलाओं के लिए कोटा की बात करें तो यहाँ पे स्वीडन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के अनुसार लगभग 40 देशों में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से चुनावों में बदलाव
करके संसद में महिला के लिए कोटा तय किया गया। 50 से अधिक देशों में प्रमुख राजनीतिक दलों ने स्वेच्छा से अपने स्वयं कानूनों में कोटा प्रावधान किया है। तो बात कर लेते हैं महिला की। अमेरिका में हम बात कर लेते हैं 23% महिला सांसद है, आपको याद रखने हैं। रूस में 15 है, ब्रिटेन में 32 है, फ्रांस में 39.7% है और जर्मनी में 30.9% जो है महिला सांसद है। अब वही बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें तो एशियाई देशों की स्थिति क्या है। तो एशियाई देशों की स्थिति की बात करते हैं महिला सदस्य की, तो चीन की संसद में सर्वाधिक महिला है। तो चीन की संसद में यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करें तो पहले तो ज़्यादा था, अब तो भारत नंबर 1 पे आ गया पॉपुलेशन के मामले में। वही बात चीन देशों में महिला संसद सदस्य की संख्या सबसे अधिक है। तो बात करते हैं नेपाल में कितने हैं, तो 32.7% जो है महिला संसद की भागीदारी है। चीन में बात करें 24.9%, यानी कि सीट है इसमें 2975। महिला सांसद कितना है, 742 महिला सांसद सबसे ज़्यादा चीन में है। उसके बाद बांग्लादेश में यहाँ पे देख सकते हैं, पाकिस्तान में 20.2 है, भूटान में। भारत में बात करते हैं 66, अभी वर्तमान में 543 सीट में जो है 66 महिला सदस्य हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करते हैं भारत में 17वीं लोकसभा में सर्वाधिक महिला सदस्य बने, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया 17वीं लोकसभा में सर्वाधिक महिला पहुंची है। तो पहले जो है पहली बार महिला जो सदस्य पहुंची थी 24 था, उसके बाद दूसरी बार फिर 24 था, 37 हुआ, 33 हो गया, 28 हो गया, 21 हो गया, 32 हुआ। इसी तरह बढ़ते बढ़ते जो है पहली लोकसभा में मात्र है। तो आपको ये पूछ सकते हैं, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सवाल। पहली और दूसरी लोकसभा में जो है ये महिला सदस्य जो है 24 पहुँचे थे, कितना 24, आपको याद रखना। इसी तरह जो है इंक्रीज होते गया और 78 महिला सदस्य जो है 17वीं लोकसभा में सबसे ज़्यादा, यानी कि अब तक में सबसे ज़्यादा महिला सदस्यों की संख्या हो गई है, आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं पहली बार जो है 1974 में, यहाँ पे देख सकते हैं 1974 में पहली बार संसद में महिलाओं के प्रतिनिधि का मुद्दा भारत में महिलाओं की स्थिति के आकलन संबंधी समिति का रिपोर्ट में उठाया गया था। इनमें पंचायतों और स्थानीय निकायों में सीटें आरक्षित करने का सुझाव दिया था। पहली बार महिला संसद के लिए जो है सदस्य के लिए आरक्षित सीटों के बारे में चर्चा किया गया था 1974 में, आपको याद रखना है। अब वही बात करते हैं, उसके बाद जो 93, 96, 98, 1999, 2002, 2003 और 2008 और लास्ट बार हम बात करते हैं इसका जो चर्चा 2010 में किया गया था। 10 में बात करते हैं इसका किया गया था, जो कि इसे दरकिनार करते हुए मनमोहन सरकार उस समय था, ये विधेयक जो पास नहीं करा पाया था। लेकिन 2023 में हाल ही में महिला संसद सदस्य की मुद्दा उठा है। लेकिन जो बिल तो पास हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बिल पास हो जाएंगे, लेकिन लागू नहीं हो पाएगा। आपको पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि परिसीमन जो हुआ है 1951 में पहली बार परिसीमन हुआ था 1951 में, उसके बाद 1952 में, उसके बाद 62 में, आपको ये 52 नहीं, ये सॉरी 1951 हुआ था, यानी कि 1951 में, 62 में, 72 में और 2002 में, आपको याद रखना है। ये 4 बार हुआ था और उस समय जो है परिसीमन बना 2002 से 2026 तक जो यथावत रहेंगे सीट, ये कहा गया था 2026 तक। और ये जो लागू भी हो जाएगा, यानी कि लागू पास हो जाएगा, लेकिन विधेयक जो लागू नहीं हो पाएगा। 2029 चुनाव में यह प्रभावी हो सकेगा, ये आपको याद रखना। 2024 में भी नहीं होगा, 29 में जाकर यह प्रभावी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो जितने भी हम सवाल किए हैं अभी महिला सदस्य के बारे में, आपको याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं सारे के सारे। अब बात करते हैं कि कन्हेरी की गुफा में जो है 100 गुफा दिए जाते हैं, लेकिन इसमें दिया गया 109 गुफाएं। कन्हेरी में कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो कितनी गुफाएं, तो 100 गुफाएं, आपको याद रखना। 109 भी आता है और ऑप्शन में कहीं कहीं देखने को मिलता है 109, 100 भी। तो जो देख सकते हैं, एक ही पहाड़ को तराश कर बनाई गई 109 गुफाओं का यह समूह प्राचीन भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। कन्हेरी की गुफा, आपको याद रखना है, ये देख सकते हैं, एक ही पहाड़ को काट कर बनाया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण यह एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या है मिशन समुद्रयान की बात करें तो मिशन समुद्रयान या मत्स्य 6000 भारत का पहला मानवीय पनडुब्बी अभियान है। 6000 का मतलब क्या हुआ, 6000
की गहराई तक ये जाने वाले हैं, आपको याद रखना है। वही बात करें, इसमें सवार होंगे 3 समुद्र यात्री सवार होंगे और बे ऑफ बंगाल में 6 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे। 6000 मतलब क्या हुआ, 6000 मतलब 6 किलोमीटर तक की गहराई तक जाएंगे, आपको याद रखने हैं। वही बात करते हैं, इसे चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने तैयार किया है। यहाँ देख सकते हैं ये समुद्र मिशन का ही ये नज़ारा है, दिखाया गया। वही बात करें, इसकी लागत लगभग 4077 करोड़ है। इसके जरिए गहरे समुद्र में मिलने वाले कुछ दुर्लभ धातु जैसे कोबाल्ट, मैग्नीज आदि और जलीय जीवों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। आपको याद रखना है, समुद्र मिशन, समुद्रियाँ, ये इसका सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। एग्जाम में अगर पूछे तो चंद्रयान के बाद क्या हुआ, चंद्रयान लॉन्च किया गया, चंद्रयान के बाद क्या है, सूर्य मिशन लॉन्च किया गया, ये भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद अब समुद्रयान लॉन्च किया जा रहा है भारत के द्वारा, ये आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं गणतंत्र दिवस पर बाइडेन होंगे मुख्य अतिथि, यानी कि 2024 की हम बात करें, 2024 में जो है गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होने वाले हैं जो बाइडेन फिर आएंगे। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, आपको याद रखना है। वही बात करें 2023 में जो है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी इसका जो है मुख्य अतिथि रहे थे, आपको याद रखना है। अगर वहीं पूछे जो अब तक में भारत में कितनी बार जो है कोई मुख्य अतिथि नहीं आया है, कुल 4 बार नहीं आया है, आपको याद रखना है। कुल 4 बार नहीं आया है, कब कब नहीं आया, तो आपको याद रखना है। तो 52 हो गया 1952, 53 और एक हो गया 2020 और 21। ये 2020-21 में जो है, यानी कि 21-22 में नहीं आया है। और एक तारीख और है, कब नहीं आया था, मतलब आपको कब कब नहीं आया है, तो ये चारों जितना डेट है वो कमेंट करके आपको बताना है कब कब कोई मुख्य अतिथि भारत नहीं आया। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कोई भी अतिथि जो भारत कब कब भारत नहीं आए गणतंत्र दिवस समारोह पर। ये हमने हिंट दे दिया है, और जो बचा कुचा हुआ होगा, मतलब बचे कुछ जो भी ईयर होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे भारत की नई जर्सी पर तिरंगा, यानी कि भारत की नई जर्सी जो लॉन्च होगा उस पर तिरंगा होगा, आपको याद रखना है। यहाँ पे दिया गया है भारत की नई जर्सी पर क्या लोगो रखा जाएगा, तिरंगा, आपको याद रखने हैं। वही बात करते हैं आप फेसबुक की, तो ओल्ड फेसबुक का ये है लोगो है, आप देख सकते हैं ओल्ड फेसबुक का ये लोगो है। न्यू लोगो की बात करते हैं, इस तरह न्यू लोगो हो जाएगा फेसबुक की, आपको याद रखना है। फेसबुक ने अपने नए लोगों का किया अनावरण, लोगों ने दी प्रतिक्रिया, आपको याद रखना है, ये लोगो हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें तो आपको कमेंट करके इसका मतलब क्या सवाल है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात तो पहला कारखाना कहाँ पे, सूरत में खोला गया था। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, भाभा पर ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है, आपको याद रखना है। वही बात करते हैं अब नेक्स्ट की, यानी कि विधान परिषद वाले राज्यों की बात करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। तो इसका जो है विधान परिषद वाले राज्य की ट्रिक की बात करते हैं, कौन कौन से हैं, तो इसका जो है आम यूपी में बिकते हैं, आपको ये ट्रिक याद रखना है। तो आम यूपी में बिकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आम यूपी में बिकते हैं। आ से हो गया आंध्र प्रदेश, मौ से हो गया महाराष्ट्र, और यूपी में उत्तर प्रदेश। में साइलेंट है, आपको याद रखना है, ये मे साइलेंट है और है साइलेंट है, आपको याद रखना है। तो बिकते हैं, तो बी से बिहार और के से कर्नाटक, के फॉर कर्नाटक, ते फॉर तेलंगाना। यानी कि हम बात करते हैं अभी वर्तमान में जो है कितने राज्यों में जो है, 6 राज्यों में जो विधान परिषद है, आपको याद रखना है 6 राज्यों में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये ट्रिक आपको याद रखना, आम यूपी में बिकते हैं, इसका ट्रिक हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है, यह संबंधित है। तमाशा नाटक की हम बात करते हैं, कहाँ की लोक नृत्य है, तमाशा जो है महाराष्ट्र की है, आपको याद रखने हैं। वही बात करते हैं 15 अगस्त पीएम मोदी का भाषण फोकस कौन सा, तो 15 अगस्त में जो पीएम मोदी द्वारा भाषण दिए गए थे, कौन कौन सा फोकस है, आपको याद रखने हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं, आपको याद रखने हैं। किसान के लिए हम बात करते हैं, यूरिया में दी 10 लाख करोड़ सब्सिडी, आपको याद रखना है, यूरिया में 10 लाख सब्सिडी। कुम्हार सुनार 15,000 करोड़ का पैकेज विश्वकर्मा योजना होगी लॉन्च, यानी कि विश्वकर्मा योजना के तहत जो है 15,000 करोड़ का पैकेज लॉन्च किया जाएगा। युवा स्वरोजगार के लिए दिए
20 लाख करोड़, युवा को जो है स्वरोजगार के लिए 20 लाख करोड़ रुपया दिए गए। गरीब की बात करें, जन औषधि गरीबों के लिए बात करें तो घोषणा की गई जन औषधि केंद्र, महंगाई, परिवार और सस्ता होम लोन, ये 3 जो है गरीबों के लिए किया गया है। महिलाओं की बात करें 2 करोड़ लखपति दीदी बनाए जाएंगे महिला को, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं विश्व बिरादरी, एक धरती एक परिवार एक भविष्य के लिए विश्व बिरादरी मिशन को लॉन्च किया गया है। डॉक्टर एमबीबीएस की सीटें बढ़ाएंगी, ये आपको याद रखना। ये सारी घोषणा जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लाल किले से 15 अगस्त के दिन किया गया, आपको याद रखने हैं। अब बात करें एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया, इंडिया में कितने एलिफेंट रिजर्व है? टोटल की हम बात करें 33, यानी कि 33 एलिफेंट रिजर्व है भारत में, आपको याद रखना है। 33 एलिफेंट रिजर्व है, ये आपको याद रखना है। वही बात करते हैं अब एलिफेंट पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एलिफेंट पॉपुलेशन तो कहाँ कहाँ पे जो है यहाँ पे दिया गया है। तो देख सकते हैं एलिफेंट रिजर्व पार्क की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, आपको याद रखना है कहाँ कहाँ है, इसका मैप दिया गया है। तो मैप से आप देख सकते हैं तो कहाँ कहाँ पे है, ये मैप दिया गया है भारत का। यहाँ पे सारे के सारे हम बात करते हैं, ये जितने भी मैप में दिखाया जा रहा है सारे के सारे एलिफेंट रिजर्व है, आपको याद रखना है। जो मैप मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है कौन कौन से है। तो गारो हिल्स, ये आपको याद रखना है, गारो हिल्स जो है मेघालय में है। वही बात करते हैं कहाँ पे, कर्नाटक में जो है, कर्नाटक का कहाँ पर है, कर्नाटक का हम बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, डील की, यहाँ नीलाम्बूर जो है ईस्ट रिजर्व की बात करता, अनामुदी भी है, नीलाम्बूर है, पेरियार है, ये आपको याद रखना है। पेरियार जो है केरल की है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं सारे सारे सवाल। तो आपको याद रखना है कुल 33 जो है एलिफेंट रिजर्व है भारत में। अब बात करें G20 मेंबर की, हम बात करें तो कौन कौन से भारत आए थे G20 मेंबर में, आपको याद रखने हैं। तो अर्जेंटीना के जो है आए थे प्रेज एल्बर्टो फ्रेंबार, ये आए थे, आपको याद रखना है। देखते हैं हम थोड़ा जूम करते हैं, इससे क्या होगा आसानी से दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अर्जेंटीना के आए थे प्रेम अल्बर्टो फ्रेंडेज, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज आए थे, ब्राज़ील की लुला डी सिल्वा आए थे, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, चाइना के शी जिनपिंग, ये नहीं आए थे, आपको याद रखना है। कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं तो कौन G20 सम्मेलन में भारत में भाग लेने नहीं आया था। एक तो चीन नहीं आया था, दूसरा रूस नहीं आया था, ये भी नहीं आया था, आपको याद रखना है। रूस के व्लादिमीर पुतिन नहीं आया था, बाकी फ्रांस के एमेनुएल मैक्रोन आया था। और बात करें जर्मनी की आया था चांसलर कौन आया था, ओलाफ स्कोल्ज आया था, ये भी आपको याद रखना है। मेक्सिको का आया था फ्रेज एंड्रेस ओब्रेडर आया था, ML ओब्रेडर। और जापान के फूमियो किशिदो, इटली की जो है जॉर्जिया मेलोनी आया था, सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर, और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री भी आया था, ये आपको याद रखना है। इंडोनेशिया की बात करें तो ये आया था जोको विडोडो आया था, ये आपको याद रखना है। और सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आया था, ये आपको याद रखना है। साउथ अफ्रीका के फ्रेज सेर्लियो रामाफोसा आया था। और तुर्की के एर्दोगन आया था, ये आपको याद रखना है। और अपने दामाद आया था, कौन दामाद, ऋषि सुनक आया था। और US के प्रेसिडेंट जो बाइडन आया था। और साउथ कोरिया के फ्रेज योनोसुक योल आया था, फ्रेज योनोसुक साउथ कोरिया का आया था। और बात करते हैं यूरोपीय यूनियन में बात करते हैं कुल 27 देश है, आपको याद रखना है। और इसका जो चेयरमैन आया था कौन था, इसका जो है अध्यक्ष आया था उर्सुला वॉन था, ये आपको याद रखना है। उर्सुला वॉन आया था, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वही बात करते हैं उर्सुला वॉन तो आया था इसमें 20, यानी कि G20 में बात करें तो ये G20 को भारत ने G21 बनाकर रच दिया है इतिहास, क्योंकि इसमें जो है G20 में 19 देश था और एक यूरोपीय यूनियन शामिल था, EU शामिल था। अब क्या हुआ, G21 बन गया, इसमें अफ्रीकन यूनियन जो शामिल होने के बाद जो है G21 हो गया, आपको याद, अफ्रीकन यूनियन 2 संघ, यानी कि 2 संघ इसमें शामिल है, 19 देश शामिल है, और एक यूरोपीय यूनियन, एक अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन में हम बात करें कुल 55 देश शामिल है, यानी कि 55 देशों का ये समूह है, ये आपको याद रखना है।
बात आती है G20 की, तो G7 से हम बात करते हैं। G7 की जो स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। और G15 की बात करें तो इसका स्थापना 1989 में हुआ था। और G20 की हम बात करें इसका स्थापना 1999 में हुआ था। ये याद रखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करते हैं। इसमें कुल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भारत में हो गए हैं, आपको याद रखने हैं। हाल ही में 2 शामिल हुआ है, आपको याद रखना है। एक शांति निकेतन शामिल हुआ है और दूसरा तमिलनाडु का ये शामिल हुआ है, आपको याद रखना है। यहाँ पे जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपको याद रखने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। इस साइड है कल्चरल, इस साइड है नेचुरल। कल्चरल नेचुरल आपको याद रखना है। एलिफेंटा यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया बहुत सारा है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, हम दिखा देते हैं बगल से, उसके बाद इसका चर्चा करेंगे लास्ट में। तो ये देख लिया आपने, तो यहाँ पे दिया गया। और बिहार में जो है 2 है, एक नर्मदा महाविहार है, एक महाबोधि मंदिर बिहार का शामिल है, 2 इसमें याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है टोटल है, आपको याद रखना है। अब इसकी हम बात करें पूर्ण विस्तार से हम बात करें तो यूनेस्को में हम बात करें तो हमने पहले भी शॉर्ट फॉर्म में चर्चा कर चुके हैं इसका। तो शॉर्ट फॉर्म में हम बात करें यूनेस्को का हम शामिल किए हैं, और फेसबुक इंस्टाग्राम आदि पर जो है आपको मिल जाएंगे इसका पूरा डिटेल अच्छी तरह से, किस देश में कितना ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इटली में यूनेस्को विश्व धरोहर है, आपको याद रखने हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा यानी कि 6 है यूनेस्को विश्व धरोहर, और पूरे भारत में 42 है, आपको याद रखना है। अब बात कर रहे थे हम नेक्स्ट की। हम बात करें यहाँ पे जो है पूरे भारत में अब जो है 42 विश्व धरोहर हो गए हैं, आपको याद रखना है। 2023 में शांति निकेतन बीरभूम पश्चिम बंगाल, बीरभूम जिला जो है पश्चिम बंगाल का, तो तीसरा बंगाल का जो है तीसरा विश्व धरोहर हो गया, आपको याद रखना है। होयसल मंदिर कर्नाटक में स्थित है, आपको याद रखना है। देख सकते हो होयसल मंदिर, इसको शामिल किया। 41वें में हम शांति निकेतन है, 42वें में होयसल कर्नाटक के मंदिर है। अब आज के यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में होता है, मुख्यालय पेरिस में। अध्यक्ष एंड्रे एजुलो है। उद्देश्य क्या है? शिक्षा विज्ञान संस्कृति को बढ़ावा देना। देश की बात करें 195 देश शामिल है और 8 अन्य देश भी शामिल है, आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो ताज सबसे पहले शामिल होता है यूनेस्को धरोहर में 1983 में ताजमहल। बात 83 में शामिल होता है ताजमहल। और एलोरा की गुफा की बात करें महाराष्ट्र में 83 में शामिल हुआ था, और ये 3 जो है ये शामिल हुआ था 83 में। अब वही बात करते हैं, इसके अलावा और कई सारे हैं। काजीरंगा 1985 में, मानस जी 85 में, इसी तरह आपको याद है केवला देव 85 में शामिल हुआ था। सारे के सारे यहाँ पे दिया गया है, आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ये सवाल, तो 2021 में जो है धौलावीरा गुजरात को शामिल किया था 40वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। और 21 में काकतीय मंदिर रामप्पा मंदिर जो है 2021 में शामिल किया गया था, ये आपको याद रखना है। और 2020 में हम बात 2023 में 2 शामिल हुआ है, शांति निकेतन और होयसल मंदिर कर्नाटक का, आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं भारत में जो है तो 7 क्या है, 7 क्या है, ये प्राकृतिक है, या आपको याद है प्राकृतिक विश्व धरोहर 7 है। और बात करते हैं 34 जो है, 34 कितने हैं, यानी कि 34 हो जाता है सांस्कृतिक, और एक हो जाता है मिक्स। तो एक मिक्स है कंचनजंगा है, आपको याद रखना है जो मिक्स है। अब बात कर लेते हैं हम करंट मेंबर की हम बात करें यूएनओ, यानी कि बात करें यूएनएससी की हम बात करते हैं। प्रत्येक 2 साल में मेंबर चुने जाते हैं, प्रत्येक 2 साल में। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया 5 परमानेंट मेंबर की बात करें यूएनएससी की, तो 5 यानी कि 5 अस्थायी सदस्य है। चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है और ब्रिटेन है। आपको याद रखना है यूनाइटेड स्टेट है, यानी कि चाइना, फ्रांस, रसिया और ब्रिटेन और अमेरिका, 5 जो है अस्थाई मेंबर है और 10 अस्थाई मेंबर है, ये आपको याद रखना है। टोटल मिलाकर 15 मेंबर है संयुक्त राष्ट्र में। अब बात करें यूएनएससी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं यूएनएससी की मेंबर की बात करें तो प्रत्येक 2 साल में 5 मेंबर चुने जाते हैं। अब यहाँ पे दिया गया 10 नॉन परमानेंट मेंबर, यहाँ पे देख सकते हैं 10 अस्थाई मेंबर चुने गए हैं। यहाँ पे दिया गया है नॉन परमानेंट मेंबर इन 2023 की हम बात नॉन परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये इलेक्ट होता है फॉर 2 ईयर टर्म्स, यानी कि प्रत्येक 2 साल, यानी कि 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, यानी चुने जाते हैं 5 मेंबर।
ये आपको याद रखना है। 2023 की हम बात करते हैं कौन कौन से मेंबर चुने गए थे अस्थायी रूप से। तो 2023 के लिए अस्थायी मेंबर चुने गए थे गैबोन, घाना, ब्राज़ील, अल्बानिया और यूनाइटेड अरब अमीरात। ये 5 देश है जो नॉन परमानेंट मेंबर चुने गए थे 2023 के लिए। 2 साल की इसका पूरा हो गया, 2 साल के लिए चुने गए थे। अब जो हम बात करें 2024 के 2024 इक्वाडोर है और स्विट्ज़रलैंड है, माल्टा है, जापान है और मोजाम्बिक है। ये 5 देश 2024 के लिए जो है चुने गए हैं। टर्म होता है, आपको याद रखना है, इन समय का टर्म होता है 2 ईयर के लिए, आपको याद रखना है। 2024 का है ये, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं ग्रैंड अफेयर की बात करें तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है। तो बात करें SBI लाइफ को चुना है, आपको याद रखना है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है, थीम है शांति के लिए कार्ड, वैश्विक लक्ष्यों के लिए महत्वाकांक्षा इसका थीम है, आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का थीम है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया। तो द्रौपदी मुर्मू ने किया है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापार कल्याण दिवस घोषित किया है। व्यापार कल्याण दिवस घोषित किया 29 जून को उत्तर प्रदेश ने घोषित किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश को शुरू किया गया है। हाल ही में कहाँ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण शुरू किया गया, तो ये मुंबई में किया गया है, आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की सिम्बैक्स एक्सरसाइज का बात करें तो आयोजन भारत और किस देश के नौसेना के बीच आयोजित किया जा रहा है। सिम्बैक्स भारत और श्रीलंका के बीच। अब बात करते हैं हाल ही में, तो हो गया 14वां वैश्विक, हाल ही में कहाँ पर वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो बात करते हैं ये नई दिल्ली में किया जाएगा और वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया जाएगा। बात करते हैं हाल ही में उड़ीसा राज्य में नुआखाई जुहार त्यौहार मनाया जा रहा है। तो इसका नुआखाई कहाँ का त्यौहार है, तो उड़ीसा का है, आपको याद रखना है। हाल ही में कहाँ पर भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनी है। तो कहाँ हाल ही में कहाँ पर भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनी है, तो कोटा राजस्थान में बनी है, आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, ये हम बात करते हैं, ये करंट है। आज की करंट की बात करें तो 22 सितंबर की है। अब बात करते हैं मणिपुर का विलय जो है, हम देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है मणिपुर का विलय जो हो हुआ है, मणिपुर का विलय यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका विलय हम बात करते हैं 21 सितंबर को 1949 में हुआ था। मणिपुर के महाराज जो था उस समय हम बात करें मणिपुर के महाराज कौन था, तो बोध चंद्र जो है मणिपुर के महाराज था उस समय, ये देख सकते हैं मणिपुर के महाराजा 21 सितंबर 1949 में इसका विलय हुआ था। तो इसके बारे में पूरी विस्तार से हम बात करते हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके साथ साथ ये भी बात करते हैं ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि ABC के चेयरमैन का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो श्रीनिवास के स्वामी ने ग्रहण किया है, आपको याद रखना है। भारत IIT कानपुर के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी किया है। ICICI बैंक के साथ किया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश मौसे मंगू भाई पटेल ने लंदन में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लंदन में भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पूछा जाता है भारत ने क्या खरीदने का फैसला किया है। तो भारत की हम बात कर लेते हैं 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है। अब बात कर लेते हैं किस राज्य सरकार ने निपाह वायरस को फैलने के कारण राज्य में हाई अलर्ट घोषित किया है। तो केरल ने घोषित किया, आपको याद रखना। किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना से तमिलनाडु ने नाश्ता योजना भी शुरू किया था इसी ने। और पहली बार जो विद्यार्थियों के लिए मध्यम भोजन का भी शुरुआत तमिलनाडु के द्वारा ही किया गया था, आपको याद रखना है। एयर इंडिया 16 एयरपोर्ट पर कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। तो बात करते हैं प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया जाएगा। अब बात करते हैं किस IRS अधिकारी को प्रवर्तन निदेशालय का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है। तो राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। किस राज्य को में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा, शिवराज सिंह चौहान ने के द्वारा किया जाएगा, आपको याद रखना है। बस प्लांट स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ किसने समझौता किया है। बस प्लांट स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, अशोक लेलैंड ने किया है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम
मणिपुर की हम बात करें तो मणिपुर का जो विलय 1949 में हुआ था, यानी कि 1949 21 सितंबर के दिन ब्रिटिश राज खत्म होने से पहले मणिपुर के राजा बोधचंद ने 11 अगस्त 1947 को भारत का शासन स्वीकार कर लिया। लेकिन इसी साल मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट लागू करके बोधचंद वहाँ के कार्यकारी प्रमुख बन गए। आपको याद रखना है बोधचंद। वही बात करते हैं इम्फाल में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ मणिपुर के अंतिम राजा बोधचंद है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जवाहरलाल नेहरू है और मणिपुर के राजा जो है बोधचंद है, वो याद रखें। अप्रैल 1953 का ये फोटो है। मणिपुर अभी भी भारत का हिस्सा नहीं है था। मणिपुर जो है अभी भी भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन भारत सरकार ने राज्य के अलग संविधान को मान्यता नहीं दी और महाराजा का दबाव बना और उन्होंने 21 सितंबर 1949 को भारत सरकार के साथ मर्जर एग्रीमेंट साइन किया। यह एग्रीमेंट 15 अक्टूबर को लागू हुआ और 1956 से 72 तक मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश रहा। 1956 से 72 तक जो है मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश रहा, लेकिन 21 जनवरी 1972 को इसे अलग राज्य का दर्जा मिल गया। कब मिला था अलग राज्य का दर्जा? 1972 में मिल गया। आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है मणिपुर के बारे में, आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आज के लिए बात करते इतना ही है। और आज की करंट नहीं, आज की कमेंट में जवाब देना है आज के क्वेश्चन का। तो आपको यह जवाब देने हैं कि सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए गए हैं। आपके सही आंसर का हमें इंतजार रहेगा और आपको कमेंट करके बताना आज का वीडियो कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताएं। अगर कोई सुझाव देना तो वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं तो। अब बात करते हैं दोस्तों इतना ही, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।